चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग मिडवल हिस्ट्री से शुरू कर रहे हैं। कल हमने आप लोगों को बताया था कि मिडवल हिस्ट्री में 3 बड़े चैप्टर्स थे, ठीक है। एक प्री मिडवल, पूर्व मध्यकाल, दूसरा दिल्ली सल्तनत और तीसरा मुगल काल। ये मेन है जो 750 ईस्वी से लेकर 1707 तक चलना है। साथ में पहले चैप्टर में साउथ में कुछ स्टेट्स प्रोविंसेस है, जैसे चोल है या राजपूत है। दिल्ली सल्तनत में हम लोगों ने देखा था जैसे विजयनगर वगैरह नाम दिया था नॉर्थ में और साउथ में। और जब मुगल काल में गए थे तो वहां पे हमने मराठा का नाम दिया था। फिर सूफी भक्ति आंदोलन और यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इतनी एक सिलेबस की चर्चा कल हो चुकी है। इसका मतलब हम लोग आज पहले चैप्टर पहुंचा जाए तो मिडवल हिस्ट्री आपका 750 से 1707 तक है। अगर इसके हम फर्स्ट चैप्टर की बात करें, पहले चैप्टर की बात करें, तो उसका नाम है प्री मिडवल या पूर्व मध्यकाल, या इसी को कहते हैं राजपूत काल। कल हमने आप लोगों को बताया भी था क्यों राजपूत काल कहते हैं और क्या बैकग्राउंड है, वो भी बताया कि एंशिएंट हिस्ट्री में जो अंतिम महत्वपूर्ण शासक था हर्षवर्धन, उसकी मृत्यु हुई। उसके बाद किसी योग्य शासक का न होना, केंद्रीय शक्ति का बिखरना और अनेक छोटे छोटे राज्यों का बनना, गुर्जर, प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान, चंदेल, सेन, इसमें से जो उत्तर भारत के अधिकांश नाम हम ले रहे हैं क्योंकि वो सभी राजपूत कुल से संबंधित थे, इसलिए इसे राजपूत काल भी कहा जाता है। इसको कल हमने एक चार्ट बताया था कि ये 2 भाग में बांट दीजिए। क्या? एक को हमने कहा था कि विदेशी आक्रमण, और दूसरे को हमने कहा था भारतीय राजवंश। यही है? बताइए। हम लोग इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। और कल हमने बताया था कि पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि विदेशी आक्रमण में मुस्लिम आक्रमण होगा। इस मुस्लिम आक्रमण में, और जो कितने हैं यहां पर, 4 मुस्लिम आक्रमण होने हैं, 4 लोगों के द्वारा। और ये जो 4 कल हमने चर्चा किया था, अरब आक्रमण यहां से 1 और तुर्क यहां से 3। तुर्क में हमने कहा था इसको 2 भाग में बांट दीजिए, गजनी वंश और गोरी वंश। गजनी वंश में 2 और गोरी वंश में 1। कम से कम हम लोग कोशिश करना है कि ये पूरा पूरा हो जाए। इसका मतलब मिडवल हिस्ट्री का पहला चैप्टर जो 400 450 वर्ष का है, जिसे पूर्व मध्यकाल या राजपूत काल कहते हैं, 2 चीजें पैरेलल आपको दिखाई पड़ रही हैं। एक तरफ ढेर सारे भारतीय राजवंश छोटे छोटे, कब के बाद? हमने कहा हर्ष के बाद। हर्ष एंशिएंट हिस्ट्री का शासक, उसके बाद केंद्रीय शक्ति का कमजोर पड़ना, किसी मजबूत शासक का न होना, जिसकी वजह से अनेक छोटे छोटे राज्यों का बनना, एकता का अभाव होना, और उन्हीं परिस्थितियों में भारत को एक बार पुनः विदेशी आक्रमण का सामना करना पड़ा। विदेशी आक्रमण में हमने कहा था कि एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे पहले ईरानी, फिर यूनानी, जो हम लोग प्री मॉर में पढ़े थे, कल चार्ट था, अगर दिमाग दौड़ाएंगे तो आप। उसके पश्चात फिर आक्रमण हुआ पोस्ट मॉर में, यूनानी, शक, पहलो और कुषाण। कहीं ना कहीं ये तीसरा फेज है अब 700 ईस्वी के बाद। और क्यों? क्योंकि ये जो शक्तियां, भारतीय शक्तियां थी, इनमें आपस में एकता का अभाव था। इस वजह से विदेशियों को आक्रमण का मौका मिला, विदेशी आक्रमणकारियों को। और मुस्लिम आक्रमण के संदर्भ में कल हमने बैकग्राउंड में बता दिया था कि कैसे इस्लाम के उदय का यह दौर था। बताया था हमने आपको कि 570 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में, 622 ईस्वी में उनका मक्का छोड़कर मदीना जाना, जिसको हिजरी संवत शुरू माना जाता है जहां से, और 632 ईस्वी में उनकी मृत्यु। उनकी मृत्यु के पश्चात खलीफाओं के नेतृत्व में इस्लाम का विस्तार राजनीतिक और धार्मिक रूप में, उसी का एक आगे एक क्रम है ये, जिसमें भारत पर इन मुस्लिम आक्रमणकारियों का सामना करना पड़ा, भारत को इसको देखना पड़ा। तो हम लोग इस फेज में आएंगे, इधर आ जाएं, ढेर सारे भारतीय राजवंश, आपस में एकता का अभाव, उसी का लाभ इन लोगों ने उठाया। किस क्रम में? सबसे पहले यहां पे कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम।
गजनी वंश में 2 लोग हमने लिखा हुआ है, तो कौन कौन है? इसमें आपका हो जाएगा महमूद सुबुक्तगीन सबसे पहले, और महमूद गजनवी। और गोरी वंश में केवल एक मोहम्मद गोरी, या जिसको मुइजुद्दीन भी कहते हैं, या जिसको शिहाबुद्दीन भी कहते हैं। तो 4 है। अब हम लोग को इन्हीं को हेडिंग के रूप में पढ़ना है। ये तो आपका एक चार्ट बन गया कि 700-750 से लेकर करीब करीब 1200 के बीच में बिखरी हुई भारतीय शक्तियों और इन विदेशी मुस्लिम आक्रमणकारियों के बीच एक रस्सा कस्सी चलेगी। जो 20 पड़ेगा वो आगे कंटिन्यू करेगा, तो 20 ये मुस्लिम आक्रमणकारी बनेंगे, और रिजल्ट के तौर पर इसी का नेक्स्ट चैप्टर आएगा दिल्ली सल्तनत, अर्थात भारत में इस्लामिक राज्य की पूर्णतया नींव पड़ जाना, उसकी स्थापना हो जाना। तो सेकंड चैप्टर में होगा। अभी फर्स्ट चैप्टर में इस एरिया में क्या हुआ, ये जो चारों लोग हैं, इन चारों से जुड़े हुए जो फैक्ट्स हैं, जो इंफॉर्मेशन है, जो एग्जाम के लायक हैं, उन्हें हम लोग को देखना है। हटा दे, पास रहिएगा थोड़ा। कल हम चार्ट बना भी चुके हैं, वैसे आगे बढ़ा जाए। अब आपकी हेडिंग क्या होगी, देखिए कितना क्लियर रहेगा। अब आपकी हेडिंग क्या पड़ेगी? पूरे मध्यकाल में कौन? विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण में कौन? अरब आक्रमण। अरब आक्रमण में कौन? मोहम्मद बिन कासिम। अब मोहम्मद बिन कासिम से जो कुछ है अब वो ओपन होगा, तो हम लोग सीधे यहीं पहुंचने वाले हैं। तो अब इसको हटा दिया जाए और सीधे हेडिंग डाल दिया जाए। पहला आक्रमण करने वाले कौन थे? तो वो था मोहम्मद बिन कासिम। तो पहला है अरब आक्रमण। इसमें कौन? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम में अब क्या क्या यहां जानना है वो आपके सामने ओपन होगा। यही आपका चार्ट है। तो पहले हम बहुत संक्षेप में बता दें। देखिए कीवर्ड होता है, कैसे आप धीमे धीमे आगे ऐसी स्थिति में आएंगे कि केवल वो 4-5 कीवर्ड आपके दिमाग में आएगा और चैप्टर रिवीजन उसका हो जाएगा, आराम से आप रिवाइज कर लेंगे। लेकिन वो कई बार रिवीजन करते करते, क्वेश्चंस लगाते लगाते क्या आना है, तो हम लोग ये पढ़ेंगे कि भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो वो था मोहम्मद बिन कासिम। कहां से? अरब से। कब? 712 ईस्वी में। और कहां आक्रमण किया? तो सिंध पर आक्रमण किया, जहां पर दाहिर का शासन था। किसने भेजा था? तो इराक का हाकिम है अल हज्जाज, उसी ने भारत पर आक्रमण करने के लिए इसको भेजा हुआ था। इस आक्रमण का उल्लेख कहां है? एक रचना है चचनामा, चर्चा किया था हमने। अब हम यही सब लिखेंगे, लेकिन शॉर्ट में लिखेंगे। जो हम बोल रहे हैं उसके कीवर्ड्स लिखेंगे। यही आपका शॉर्ट में चार्ट होगा। और जो नोट्स होगा, आया तो बुक मिला है, अच्छी बात है, नहीं है तो पीडीएफ फॉर्म में उसका नोट्स मिल जाएगा। तो यही वो वर्ड जो हम बोल रहे हैं वो डिटेल में है, और उसी का शॉर्ट प्रूफ यहां पर आपके बोर्ड पर रहेगा। तो एक आपका शॉर्ट फॉर्म में अपने राइटिंग में आपका एक चार्ट बना हुआ रहेगा, जिससे आप रिवीजन करेंगे, और डिटेल में जब जाना चाहेंगे तो अपना बुक या अपना नोट्स ओपन कर लेंगे। तो ये फास्ट रिवीजन के लिए कि सेम चीज को केवल शॉर्ट में लिखेंगे, वो भी आप समझ जाएंगे। तो कहां उल्लेख है? चचनामा में है। हालांकि एक और रचना है किताब फुतूह अल बलदान, बिलादरी की रचना है, उसमें भी कुछ संक्षेप में इस आक्रमण की चर्चा है। क्या हुआ आक्रमण में? दाहिर परास्त हो गया। इस आक्रमण को कोई बहुत प्रभाव पड़ा हो तो ऐसा नहीं है। कुछ समय के लिए ही मुल्तान और सिंध पर इन लोगों का कुछ अधिकार रहा। हाँ, राजनीतिक दृष्टिकोण से हमने कहा कोई बहुत बड़ा प्रभाव ना पड़ा हो, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टिकोण से जरूर कुछ प्रभाव पड़ा। वहां से क्या क्वेश्चन है? तो उन लोगों ने बहुत कुछ हमसे जो पाया, जैसे अरब विद्वान अबू माशर बनारसी आया था, यहाँ उसने ज्योतिष का अध्ययन किया था, यहाँ पे दर्शन का अध्ययन किया था। उसके पश्चात चिकित्सा के क्षेत्र में, आप दर्शन के क्षेत्र में उन लोगों ने हमसे काफी कुछ सीखा, बहुत कुछ लाभ पाया। अरब विद्वान यहाँ से कुछ पुस्तकें ले गए, जिसमें ब्रह्मगुप्त का ब्रह्म सिद्धांत है, खंडन खाद्य है, और उसका अनुवाद उन्होंने किया अरबी भाषा में अल फजारी की सहायता से। इसी समय पंचतंत्र का भी अरबी भाषा में अनुवाद हुआ कलीलावाद दिमना नाम से। और कुछ मायनों में और कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे प्रभाव पड़ा सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, तो
मुस्लिम लोगों ने सबसे पहली बार आया कई बार कि भारतीयों से सबसे पहले जजिया टैक्स किसने वसूला, तो वो है मोहम्मद बिन कासिम। भारतीयों से या सिंध वासियों से। और एक आध लाइन और जोड़ लेंगे, दिरहम नामक एक सिक्का भी चलाया था, उसकी भी चर्चा कर देंगे। तो मोटे तौर पर अगर आप देखें तो 6, 7, 8 कीवर्ड्स हैं, उन्हीं से इतने सेंटेंस बनने हैं जो हम अब बोर्ड पे लिखने जा रहे हैं। ठीक, तो थोड़ा सा पहले हम एक आध पॉइंट पहले हम लिख दें, जैसे मोहम्मद साहब का जन्म, क्योंकि ये आया हुआ क्वेश्चन भी है। 570, कहां, मक्का। दूसरा, मक्का से मदीना गए वो, कब, 622, और इसी समय क्या शुरू हुआ, हिजरी संवत। अब हमको यही चीज सीखना है आपको, इसी वर्ष हिजरी संवत शुरू हुआ, वो लिखना नहीं है। और ये प्रैक्टिस धीरे धीरे और छोटी करनी है आपको। आप करंट पढ़िए, पॉलिटी पढ़िए, इकोनॉमी पढ़िए, साइंस पढ़िए, सब में एक डिटेल कंटेंट और फिर उसी का एक चार्टनुमा छोटा कंटेंट, ताकि रिवीजन में समय कम लगे। सेंटेंस पढ़ेंगे, इसको लिखेंगे तो 1.5-2 लाइन हो जाएगी। सिंपल सी बात है, मक्का से मदीना, अब हम लिख नहीं जा रहे हैं कि मक्का से मदीना गए, क्यों गए, सब चर्चा हो चुकी है कल हल्का सा। तो अभी वो सीधे पॉइंट्स जो एग्जाम में आने लायक है। और उसके बाद मृत्यु 632। ठीक, ये यहां से जुड़ा हुआ बात नहीं हुआ। प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी, कहां, ये 712 में, कहां, सिंध पर। शासक कौन था, दाहिर। हम सीधे लिखेंगे शासक दाहिर पराजित। दाहिर वॉज डिफीटेड बाई मोहम्मद बिन कासिम। किसने भेजा था, ये मोहम्मद बिन कासिम की चर्चा शुरू हो गई अब यहां से। किसने भेजा, इराक के अल हज्जाज ने। इराक के हाकिम अल हज्जाज। उल्लेख कहां है, तो चचनामा। लेखक कौन है, तो लेखक कुछ लोग कहते हैं कि अली अहमद है, और कहीं कहीं यह भी मिलता है कि अज्ञात है, नहीं मालूम। और कहीं कहीं भी होता है कि अननोन, नहीं मालूम, अज्ञात। एक और है उल्लेख जहां पर है किताब फुतूह अल बलदान। ये किसकी रचना है, ये बिलादुरी की है। हमारे साथ साथ ही आप लोगों को लिख लेना है ये। इस आक्रमण का प्रभाव राजनैतिक रूप से नहीं के बराबर। हमने कहा कुछ समय तक पंजाब व सिंध पर, हम ब्रैकेट में कर दे रहे हैं, पंजाब व सिंध, यहां पर कुछ समय तक इनका प्रभाव रहा। बाद में जब गजनी वगैरह आ गए लोग, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टिकोण से जरूर। क्या हुआ, अब यहां पे कुछ पॉइंट बन जाएंगे।
अब सांस्कृतिक दृष्टि बताया हमने आपको, कुछ मायनों में उन लोगों ने हमसे कुछ सीखा या पाया, जो भी कर लीजिए, और कुछ चीजें उनकी भी हमारे पास आई। स्वाभाविक है कि दो तरह के लोग मिलेंगे, तो कुछ उनकी हमारे पास आएंगी, कुछ बातें कुछ हमारी उनके पास आएंगी। तो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से एक दो पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, जैसे हमने कहा आपसे कि इस समय जो बड़े शासक हैं अपने सेनापतियों को या उनके ऊपर जो खलीफा है वो अपने लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में आक्रमण करने के लिए भेज रहे हैं। मुझे लग रहा है इस पे चर्चा पीछे हम कर चुके हैं। तो उसी क्रम में इराक का जो शासक है वो भेज रहा है मोहम्मद बिन कासिम को, वहां का हाकिम है, वहां का शासक कह लीजिए, उसने इसको भेजा था यहाँ पे आक्रमण करने के लिए, लिख भी दिया हमने। इसीलिए क्या हुआ, अरब विद्वान अबू माशर बनारस आया, और यहां पे उसने अध्ययन किया ज्योतिष का। ब्रह्म सिद्धांत, खंडखाद्य, आदि पुस्तकें ले गए। और अरब विद्वान अल फजारी की सहायता से अनुवाद अरबी में, इसी में पंचतंत्र का भी अनुवाद हुआ। कलीला व दिमना नाम से। फिर भारतीयों से सर्वप्रथम जजिया, दिरहम सिक्का, एक और ऊंट पालन, एक भी संस्कृति यहां आई, ऊंट पालन, खजूर की खेती। एक आध चीज और भी जान जाए यहां पे, चिकित्सा, दर्शन, आदि से लाभान्वित। ठीक, प्रभाव को हम फिर से बोल दे रहे हैं, कुछ कंफ्यूजन हो कि ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा जगह नहीं, हमने पहले बताया था। ये सुबुद्दीन, महमूद गजनबी, मोहम्मद गोरी, यहां से कुल 20, 25, 30 क्वेश्चन है। जब आएंगे तो वही आएंगे, यहां बहुत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। जहां ज्यादा जरूरत होगी हम खुद बताएंगे। तो सिंपली है कि सबसे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी क्वेश्चन जो आए हैं, जिस रूप में बन सकते हो बता रहे हैं हम। तो सबसे पहला फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर, अच्छा बोल दे हम, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो वो था मोहम्मद बिन कासिम। कहां से आया था? अरब से आया था। कहां पे आक्रमण किया, अटैक कहां किया? सिंध पर। वहां का रूलर कौन था? तो दाहिर था, दाहिर हार गया। इस आक्रमण की चर्चा कहां हुई है क्वेश्चन है, तो चचनामा में है, जिसके राइटर अली अहमद है, वो जाना है। क्या बहुत खास प्रभाव पड़ा? तो पॉलिटिकली बहुत इंपैक्ट पड़ा हो ऐसा नहीं है कि एकदम यहां पे आए हो, कब्जा कर लियो, शासन करने लगे हो। कुछ समय तक पंजाब और सिंध क्षेत्र में उनका अधिकार रहा,
लेकिन सांस्कृतिक क्षेत्र में कहा जाए तो लोग एक दूसरे से जरूर प्रभावित हुए। धर्म और दर्शन के क्षेत्र में, जिसमें भारत पहले से धनी रहा है, रिच रहा है, बहुत कुछ उन्होंने सीखा। अरब विद्वान अबू माशर बनारस आए, यहां उसने अध्ययन किया। अरब विद्वान अपने साथ बहुत सी पुस्तकें ले गए और उसका अरबी भाषा में अनुवाद किया। विष्णु शर्मा का जो पंचतंत्र है उसका भी अनुवाद हुआ। कलीला व दिमना पूछता है, कलीला व दिमना किस पुस्तक का अरबी भाषा में अनुवाद है? तो वो है पंचतंत्र का। उसके बाद सबसे पहले फिर आया क्वेश्चन है कि भारतीयों से एक टैक्स जजिया सबसे पहले किसने वसूला? वो मोहम्मद बिन कासिम है। चाहे भारतीय लिखा हो चाहे सिंधवासी लिखा हो, एक ही बात है। तो सिंधवासियों से जजिया क्या है, कल ही हमने चर्चा किया था कि जब कौन लेता है, पहले मुस्लिम शासक वर्ग नॉन मुस्लिम से लेते हैं। जब कोई मुस्लिम किसी नॉन मुस्लिम रीजन को जीतता है तो वहां के लोगों से इसलिए एक टैक्स लेता है जजिया कि हम आपके मान सम्मान संपत्ति की रक्षा कर रहे हैं, आपको एक अच्छा शासन दे रहे हैं, आपको सैनिक सेवा से मुक्ति दे रहे हैं, इन सब के बदले में हम आपसे एक टैक्स लेंगे। चूंकि मुस्लिम ले रहे हैं, गैर मुस्लिम से ले रहे हैं, तो स्वाभाविक है सबसे पहले कौन लेगा? वही होगा जो सबसे पहले यहां आया था। सबसे पहले कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। अब हम जो बोल रहे हैं ऐसे ही आपका नोट्स में लिखा होगा या आपकी बुक में लिखा होगा, तो डिटेल हो गया उसी का। ये छोटा पूरी बात जो बोले वो देखिए छोटे में आ गया, 4, 6, 8 लाइन में, क्योंकि हम कीवर्ड्स केवल लिख रहे हैं। ये इससे भी छोटा हो सकता है, हम केवल कलीला व दिमना भी लिख सकते हैं। आप ही कुछ रिवीजन के पश्चात यही लिखेंगे और छोटा हो जाएगा। कलीला व दिमना आपके दिमाग जहां सामने आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये क्या है, किस संदर्भ में चर्चा हो रही है। चचनामा आएगा तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि क्या है, तो हम केवल चचनामा लिख दें, हम किताब फुतू अल बलदान लिख दें, हम मोहम्मद बिन कासिम लिख दें, हम जजिया लिख दें, हम दिरहम लिख दें, तो इससे भी हो गया, तो और छोटा हो गया। लेकिन वो हम अभी लिख देंगे तो आपको घबरा जाएंगे कि सब क्या क्या है ये, ज्यादा छोटा। वो ज्यादा छोटा आप कर सकते हैं कब? जब आप 3-4 रिवीजन कर लेंगे तब। तो पता चला कि आप केवल एक पन्ने में ही, मतलब 2 पेज में आप अरब मतलब मोहम्मद बिन कासिम भी, सुबुद्दीन भी, महमूद गजनवी भी, मोहम्मद गोरी भी आराम से समेट लेंगे, कोई समस्या नहीं। ठीक, कोई दिक्कत? उतारिए, जहां इंग्लिश टर्मिनोलॉजी नहीं आ रही है बताइए, बता दें। वैसे सब भाषा ही है। हो गया आप लोग का? बढ़े आगे, जिसका नहीं हुआ है एक बार क्लिक कर लीजिए, हम आगे बढ़े। अब इसके बाद हमने क्या कहा? अरब आक्रमण के पश्चात फिर कौन लोग आए? थोड़ा गैप रहा, अंतराल रहा, भारतीय शक्तियां आपस में फिर लड़ रही हैं, खूब और बिखर रही हैं। इसके बाद तुर्कों का आक्रमण हुआ, जैसा चार्ट में आपने देखा है। तो तुर्कों में कौन कौन है? 3 आक्रमणकारी हैं, सुबुद्दीन, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी। लेकिन 2 वंश से हैं, 2 लोग गजनी वंश से हैं, सुबुद्दीन और महमूद गजनवी, और एक गोरी वंश से हैं। तो हम लोग अब किसका क्या हेडिंग डालेंगे? तुर्क आक्रमण, गजनी वंश और सुबुद्दीन। तो गजनी वंश का संस्थापक तो अल्पतगीन है, सुबुद्दीन की चर्चा होगी और महमूद गजनवी की चर्चा होगी। बढ़े आगे।